Hello student, how are you? I am Vishnu Kanti, your SST teacher. Today I will teach SST class 7th. Student, your topic समुद्र की गतियाँ. स्टूडेंट, आज आप लोग हमारे साथ पढ़ेंगे समुद्र की गतियाँ, किस प्रकार से समुद्र का पानी जो है गतिमान रहता है और पानी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पीने योग्य पानी बहुत ही कम है, जिसका उपयोग हम ज़्यादा से ज़्यादा करते जा रहे हैं। अगर इसका इसी प्रकार से दोहन होता रहा तो पीने योग्य पानी बहुत ही कम मात्रा में रह जाएगा। स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ऐसा क्यों है बच्चों? नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी पृथ्वी में 71% पानी है और 29% अर्थ है, जमीन है, लैंड है। बच्चों, इतना पानी होते हुए भी हमारी पृथ्वी में पीने योग्य पानी बहुत ही कम है। ज़्यादातर पानी समुद्रों में, महासागरों में विद्यमान है, जो हम उसे डायरेक्ट पी नहीं सकते, उसे हम डायरेक्ट यूज में नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें अगर 1 लीटर पानी अगर हम उठाते हैं तो 1 लीटर पानी में 13% उसमें नमक पाया जाता है और ऐसे विषैले पदार्थ भी उसमें होते हैं जिसे कि हम डायरेक्ट पी नहीं सकते स्टूडेंट। और 3% जो हमारे पृथ्वी पे जल है, उसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में जल ग्लेशियरों में है, आइस के रूप में। भूमिगत जल बहुत ही कम है जिसे हम पीने के लिए यूज करते हैं। तो बच्चों, हमें इस सिचुएशन को आगे आने वाली पीढ़ी को भी जल प्राप्त हो, पीने योग्य जल प्राप्त हो, इसलिए हमें इसे बहुत ही सोच समझ कर यूज करना है। उम्मीद करती हूँ कि 7th क्लास तक आप पढ़े हैं एसएसटी, तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपने ज़रूर पढ़ा होगा जल के बारे में। हमें जल को शुद्ध रखना है, जल का कम से कम यूज करना है, जहाँ ज़रूरी हो वहीं यूज करें। जल को हमें वेस्ट नहीं करना है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी इस जल का अच्छे से उपयोग कर पाए। तो बच्चों, हमारे साथ आप इस लेसन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे, चैप्टर पूरा आपके समझ में आने वाला है अच्छे से। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई डाउट आपका रहता है। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट बचता है तो कमेंट करके हमसे जरूर पूछना। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, समुद्र की गतियाँ। समुद्र क्या है आप सभी जानते होंगे। जब भी आप कभी ग्लोब देखें या मैप देखें वर्ल्ड का, तो उसमें देखा होगा आपने कि ब्लू कलर का, सबसे ज़्यादा मात्रा में ब्लू कलर ही दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? वो ब्लू कलर का जो है वो पानी ही पानी है, वो पानी है और सबसे ज़्यादा पानी समुद्र का पानी दिखाई देता है आपको। और हमारी पृथ्वी में लैंड में जो है पानी वो नदियों के रूप में है, ग्लेशियरों के रूप में है और तालाबों के, झीलों के रूप में है। तो वो पानी बहुत ही कम है, हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। नदियाँ बहती हुई थोड़ी थोड़ी मैप में दिखाई देती हैं, लेकिन समुद्रों में पानी, अथाह पानी, बहुत ज़्यादा पानी है, इसलिए वहाँ का पानी हमें पूरा ब्लू कलर का दिखाई देता है। समझ रहे होंगे बच्चों। पृथ्वी पर लगभग 71% जल है और 29% पानी है जो पीने योग्य है। 71% जल है लेकिन वो समुद्रों में है, जिसे हम डायरेक्ट पी नहीं सकते। उसके बाद 97 से अधिक जल महासागरों में खारे पानी के रूप में विद्यमान है, जिसमें 13% जल, 13% उसमें नमक मौजूद है। बच्चों, हमारे पृथ्वी में जो जल है, जो समुद्रों में जल है, वो जल कभी रुकता नहीं, कभी स्थिर नहीं रहता, हमेशा वो गतिमान रहता है, चलता रहता है। इसमें 3% जल का बहुत बड़ा भाग जो है वो 3% ही जल है, मैंने आपको बताया। तो 3% में बहुत कम जल है, जो ज़्यादा से ज़्यादा जल ग्लेशियरों में, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव में जमा है ग्लेशियरों के रूप में, पहाड़ों पे जमा है ग्लेशियरों के रूप में। उसका बहुत कम हिस्सा जो भूमिगत जल के रूप में है, जिसका हम उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। इसके बाद बच्चों, महासागरों का जल स्थिर ना होकर सदैव गतिशील रहता है, कभी ऊपर से नीचे को गति करता है, कभी नीचे से ऊपर को, कभी दाएं से बाएं को, कभी बाएं से दाएं को। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो घूर्णन करती है। हमारी पृथ्वी कैसे? ऐसे से घूर्णन करती है। जब पृथ्वी हमारी घूमती है उसमें, और हमारा वायुमंडल भी पृथ्वी के साथ घूमता है, तो वो जो हवाएं हैं
उनकी वजह से हमारी पृथ्वी में जो महासागर है उनका जल भी गतिमान रहता है। इसमें महासागरीय गति को किन किन नामों से जानते हैं? महासागर में जो गति होती है, समुद्रों में जो गति है, जो पानी के चलने की दिशाएं हैं, हवाएं हैं, जिनकी वजह से पानी चलता है, जल गतिमान रहता है, उन्हें कहते क्या है बच्चों? तो उन्हें कहते हैं तरंग, ज्वार भाटा कहते हैं बच्चों। फिर उसके बाद सागरीय तरंग, फिर उसके बाद सुनामी के रूप में उन्हें जाना जाता है। बच्चों तरंग क्या है? जो तेज गति से समुद्र का पानी एक दिशा से दूसरी दिशा को प्रवाहित होता है, उसे हम तरंग कहते हैं। उसके बाद बच्चों सागरीय तरंग क्या? समुद्र के अंदर जो तरंग, अब तरंग आप हवा को भी तो कह सकते हैं, तेज गति से जो जाती है। और सागरीय तरंग, सागरीय समुद्र का पानी तरंग के साथ जो गतिमान होता है उसे समुद्री तरंग कहते हैं बच्चों। सुनामी क्या होता है? समुद्र की तलहटी पे जो पानी है उसकी जो नीचे की जमीन है, तलहटी जो है, वहां पर कुछ हलचल होती है, वहां पर कोई भूकंप आता है। जब ज़्यादा तेजी से भूकंप आता है समुद्र की तलहटी पे, तो वहाँ का जो ज़मीन है, जो लैंड है, उसके ज़मीन के पानी के नीचे वो बहुत तेज़ी से हलचल करती है, हिलने लगती है। तो हमारे जो लैंड है वहाँ पे सुनामी आती है, समुद्र में सुनामी आती है। और जब सुनामी ज़्यादा तेज़ होती है तो हमारे जो समुद्र के किनारे जो बसे हुए इलाके हैं, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, उनकी बहुत जन धन की हानि होती है, बहुत ज़्यादा नुकसान उन्हें झेलना पड़ता है, जो समुद्री किनारों में लोग रहते हैं वहाँ पे। उसके बाद बच्चों होता क्यों है? समुद्र की तलहटी पे जब हलचल होती है, वहाँ पे जब कोई नीचे से कोई तरंग दैर्ध्य ऊपर तक आती है, आपने देखा होगा जब आपके यहाँ कभी ज़मीन हिलने लगी हो तो क्या कहते हैं लोग? उसे कहते हैं भूकंप। तो ऐसे ही समुद्र के अंदर भी भूकंप आता है। जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है तो उसे सुनामी का रूप देते हैं, क्योंकि पानी बहुत तेज़ गतिमान होता है और इतने तेज ऊंचाई से पानी बहता हुआ हवा के साथ तेजी से तूफान आता है कि समुद्र के किनारे रहने वाले घर, पेड़ पौधे, कुछ भी नहीं बचता है, बहुत जन धन की हानि होती है बच्चों। तो उसे हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। इसके बाद बच्चों तरंग दैर्ध्य बनती है। तरंग दैर्ध्य कैसे बनती है बच्चों? तरंग दैर्ध्य बनने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे पहले कारण तो हम हवा को लेते हैं। हवा जैसे जिस दिशा को हवा चलेगी उसी दिशा को तरंग दैर्ध्य, जो तरंग बढ़ती जाएगी और पानी उसी दिशा को बहता जाएगा। उसके बाद ज्वार भाटा क्या है बच्चों? ज्वार भाटा, इससे क्वेश्चन बच्चों आपके पेपर में तो आता ही है। अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ज्वार भाटा क्या होता है। बच्चों ज्वार भाटा समुद्र में आता है, और समुद्र में कब आता है? जब सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण, इन दोनों सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इनमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, इनको अपनी अपनी तरफ खींचते हैं पानी को। और जब अपनी तरफ खींचते हैं तो जब सूर्य और चंद्रमा, यहाँ मैंने बनाया है फिगर इसका, सन, अर्थ और मून, जब तीनों एक दिशा में होते हैं, जब तीनों एक दिशा में होते हैं तो ज्वार भाटा बहुत तेजी से आता है, बहुत तेजी से ज्वार आता है। और जब भाटा आता है वो भी बहुत तेजी से आता है। ज्वार जब पानी ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे उड़ने लगे, ऊपर की तरफ जाता तो उसे ज्वार कहते हैं। और भाटा जब ये धाराएं जब नीचे की तरफ उतरती हैं, जब नीचे की तरफ ये उतरती हैं धाराएं, तो इसे भाटा कहते हैं। और सबसे ज्यादा ज्वार भाटा तेज कब आता है? पूर्णिमा के दिन या फिर अमावस्या के दिन। पूर्णिमा अमावस्या के दिन पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा एक सीध में होते हैं, सन, अर्थ और मून एक सीध में होते हैं, तो सबसे बड़ा, सबसे बृहत ज्वार भाटा आता है बच्चों। और अष्टमी, सप्तमी या अष्टमी तिथि को महीने में 2 बार बच्चों महीने में 2 बार लघु ज्वार भाटा आता है और 2 बार महीने में दीर्घ ज्वार भाटा आता है, बृहत ज्वार भाटा आता है। कब कब? महीने में एक तो पूर्णिमा के दिन आता है सबसे बड़ा ज्वार, और एक आता है अमावस्या के दिन। और इसके बाद फिर आता है लघु ज्वार। कब आता है? सबसे छोटा ज्वार कब आता है? जब महीने में जब सप्तमी या अष्टमी तिथि आती है, और दूसरे महीने के अगले पाख में, जब अगले पखवाड़े में जब सप्तमी और अष्टमी तिथि आती है, तब लघु ज्वार आता है। सप्तमी अष्टमी तिथि को क्या घटना होती है बच्चों? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण बनाते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी बच्चों जब समकोण बनाते हैं तो वहाँ पे लघु ज्वार आता है, लघु ज्वार भाटा आता है। और सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जब एक सीध पर होते हैं तो बृहत ज्वार भाटा आता है।
समझ गए होंगे बच्चों इस बात को। इसके बाद फिर आते हैं महासागरीय जल की गतियों के नाम। बच्चों महासागरीय जो जल है उसमें जो गतियां होती हैं उनके नाम क्या क्या है। तो सबसे पहले तो उसका नाम लहर है, क्योंकि वो पानी के साथ लहरों के तरंग में पानी वहाँ का बहता है तो उसे लहर कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं, धाराएं कहते हैं और सुनामी कहते हैं। बच्चों इसके बाद अटलांटिक महासागर की 5 प्रमुख धाराओं के नाम आपको बताने हैं। अटलांटिक महासागर में 5 प्रमुख धाराएं, उनके नाम आपको बताने हैं। लेब्राडोर गल्फ स्ट्रीम और कतारी धारा, ब्राजील की धारा और उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा। बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैप में दिखाना चाहिए अटलांटिक महासागर कहाँ है, उसकी धाराएं कहाँ कहाँ पे हैं। बच्चों सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये अटलांटिक महासागर की जो धाराएं हैं ये बेसिकली देखा जाए तो ये धाराएं सारी गर्म जल धाराएं हैं, ठीक है ना। अभी आप मैप में देखिए तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए बच्चों, मैप में आप देख सकते हैं इसे। ये है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन, नॉर्थ ये है प्रशांत महासागर, ये भी है प्रशांत महासागर। चूंकि जब मैप को ऐसे सीधा करेंगे तो ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक। बच्चों नॉर्थ अटलांटिक इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 0 अक्षांश की जो ये रेखा है, विषुवत रेखा जो है ये बीचों बीच में है, और नॉर्थ अटलांटिक महासागर जो है ये इसके ऊपर पड़ता है। बच्चों इस 0 अक्षांश रेखा इसके ऊपर है और ये 0 अक्षांश के नीचे है। ऊपर वाले को यहाँ क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुव, नीचे कहेंगे दक्षिणी ध्रुव। अब उत्तरी ध्रुव की साइड में जो घटनाएं होंगी उन्हें उत्तरी अक्षांश के रूप में जानेंगे, और साउथ में जो नीचे की साइड होगा उसे साउथ की घटना के नाम से जानेंगे। अब ये क्या है, अटलांटिक महासागर। बच्चों ये धाराएं अभी गल्फ स्ट्रीम धाराएं। अब जब यहाँ से कोई धारा ऊपर को जाएगी तो बच्चों चूंकि यहाँ का जो एरिया है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा के आसपास का जो एरिया है, उस एरिया में जो भी धाराएं होंगी बच्चों, जो भी धाराएं इस एरिया में होंगी वो गर्म जल धाराएं होंगी, क्योंकि सूर्य की किरणें इस 0 अक्षांश रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और ये 0 अक्षांश रेखा का टेम्परेचर इतना ज़्यादा गर्म होता है कि यहाँ का पानी भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और यहाँ का पानी जब उस साइड को ऊपर को जाएगा तब ये गर्म जल धाराएं बनाएगा, नीचे को आएगा तब भी ये गर्म जल धाराएं बनाएगा, क्योंकि इस बीच का एरिया का पानी जिस साइड में जाएगा उसकी धारा गर्म होगी। इसके बाद फिर बच्चों जैसे उत्तरी ध्रुव से कोई धारा नीचे को आ रही है तो ये ठंडी जल धारा होगी, और नीचे दक्षिणी ध्रुव से अगर कोई जल धारा आ रही तो ये भी ठंडी जल धारा होगी, क्योंकि उत्तरी ध्रुव का टेम्परेचर बहुत 0 से भी माइनस में बहुत कम होता है, इसलिए ये ठंडी जल धारा होगी। नीचे से ऊपर को जो साउथ से 0 अक्षांश को जाएगी, विषुवत रेखा को जाएगी जल धारा, ये भी ठंडी जल धारा होगी। बच्चों एक बात और समझ लो, ये जो आपको ब्लू कलर का पानी दिखाई दे रहा है ये सारा समुद्रों का पानी है। बच्चों 5 हमारे देश में, 5 हमारे भूमि पे, हमारे विश्व में, वर्ल्ड में 5 महासागर हैं। अब एक देखिए आर्कटिक महासागर, ये प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक महासागर, ये भी अटलांटिक महासागर, ये हिंद महासागर और ये प्रशांत महासागर। बच्चों मैंने आपको दिखाया कि 5 महासागर हैं हमारे वर्ल्ड में, और 7 हमारे यहाँ महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका और एशिया। बच्चों 7 ये महाद्वीप हैं वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में 7 महाद्वीप हैं बड़े बड़े, और 5 महासागर हैं। समझ गए होंगे इस बात को आप सभी लोग। बच्चों ये जो कलरफुल दिखाई दे रहा है ये लैंड है, ये भूमि है, ये हमारी प्लेटें हैं, ये महाद्वीप है, और जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये पानी है, ये सागरों का, महासागरों का जल है। इसके बाद बच्चों इसके बाद आप समझ सकते हैं कि ये धाराएं मैंने आपको दिखाई, अटलांटिक महासागर की जो धाराएं हैं वो मैंने आपको दिखाई। बच्चों अटलांटिक महासागर में एक चीज और रह गई है। बच्चों ये अटलांटिक महासागर ये है, अटलांटिक महासागर ये भी है, क्योंकि इस बीच का जो एरिया है यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म है, तो जो अटलांटिक महासागर की जो धाराएं हैं वो जो ध्रुवों की तरफ जाएंगी तो गर्म जल धारा बनेगी,
और ये जब गर्म जलधारा और ऊपर से आने वाली धारा ठंडी जलधारा होती है, तो ये जब गर्म और ठंडी जलधारा होती है बच्चों, वहाँ पर भाप इतनी ज़्यादा होती है कि उसे वहाँ बिल्कुल दूर से देखने पे अंधेरा अंधेरा लगता है। और जब इस प्रकार से देखा जाए तो अंधेरा अंधेरा जब लगता है वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म और ठंडे पानी के मिलने से वहाँ एक लेफ्ट नामक एक वनस्पति पाई जाती है जो मछलियों को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है, उनका प्रिय आहार होती है। इसलिए इस क्षेत्र में, यूरोप के इस क्षेत्र में, जो इस एरिया में बहुत ज़्यादा मछली पकड़ने वाले आते हैं और बहुत ज़्यादा मछली यहाँ पे रहती है, क्योंकि उनको प्रिय भोजन लैप्टिस जो यहाँ की जो वनस्पति है उसको खाती है और यहीं पे वो रहती है। तो इसलिए यहाँ पे मछली पकड़ने वाले लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी मछलियों का शिकार करते हैं, मछली पकड़ के ले जाते हैं। इसके बाद बच्चों तरंग क्या होती है? समुद्र की लहरों को हम तरंग के नाम से जानते हैं। और इसके बाद हम देखिए कंपैरिजन करते हुए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। समुद्र की लहरों को हम तरंग के नाम से जानते हैं। और ज्वार भाटा क्या होते हैं बच्चों? समुद्र के ऊपर उठते जल को हम ज्वार कहते हैं। जब समुद्र को ऊपर की साइड जब पानी जाता है, जल उठता है, तो उसे हम ज्वार कहते हैं। और जब समुद्र का पानी नीचे की तरफ गिरता है, बैठता हुआ आता है, तब उसे हम भाटा कहते हैं। और बच्चों तरंगों का उठना पवनों पर निर्भर करता है। सबसे ज्यादा तरंगों का उठना और नीचे आना, ऊपर जाना, ये पवनों की दिशा पर निर्भर करता है। और ज्वार भाटा सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति पर निर्भर करता है। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति जब अच्छी होगी, तो जब तेज होगी तो बहुत बड़ा ज्वार भाटा आएगा। और जब सूर्य चंद्रमा समकोण पर होंगे तब लघु ज्वार भाटा आएगा। इसके बाद बच्चों गर्मधारा क्या होती है और ठंडी धारा क्या होती है? मैंने अभी मैप के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये धाराएं बच्चों भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है, यानी बीचों बीच से धारा जो है, अब जैसे ये लैंड है, ये अर्थ है, यहाँ से कोई धारा जब ऊपर को जाएगी या फिर नीचे को आएगी, ऊपर का टेम्परेचर बहुत कम होता है, नीचे का भी बहुत कम होता है। यह है उत्तरी ध्रुव, यह है दक्षिणी ध्रुव। तो जब यहाँ से कोई धारा नीचे को आएगी तब भी वो गर्म जल धारा होगी, और नीचे को आएगी तब भी गर्म जल धारा होगी। तो क्या होता है, ये धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है। ये बीच की भूमध्य रेखा, ये ऊपर की साइड ध्रुव है, नीचे की साइड दक्षिणी ध्रुव है। तो ध्रुवों की ओर जाती हैं, ध्रुवों की ओर चलती हैं। और इसके बाद ये ठंडी जल धाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आती हैं। जो ठंडी धाराएं होती है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आती हैं। ये ध्रुव है, ये भी ध्रुव है। तो यहाँ से भूमध्य यानी बीच की साइड को जब आती है तो वो ठंडी जल धाराएं होती हैं। इसके बाद बच्चों महासागरीय जल का कम चौड़े तथा तेज गति से बहने को धारा कहते हैं। धारा क्या होती है? जब बहुत तेज पानी बहता है तो उसे धारा कहते हैं। बच्चों आपने कभी कृषि आपके मम्मी पापा कोई करते होंगे तो आपने देखा होगा जहाँ पे बहुत चौड़ाई में पानी होता है, आपने देखा होगा जहाँ पे चौड़ा नाला होता है, नाली होती है, तो वहाँ पानी बहता है लेकिन धीरे धीरे आगे को खिसकता है। लेकिन जहाँ नाली से पानी सिंचाई के लिए नाली सक्रिय होती है, वहाँ पे पानी तेज रफ्तार में आगे बढ़ता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? धारा कहेंगे। तो इसकी गति कितनी होती है? 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। और इसके बाद प्रवाह किसे कहते हैं? चौड़ी तथा धीमी गति से बहने को प्रवाह कहते हैं। इसकी गति कितनी होती है? 1 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, धीमी गति से बहता है। बच्चों अभी तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा लेसन। अगर कहीं कोई डाउट बचता है, एक बार हम फिर से थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। पृथ्वी पर लगभग 71% जल है, 29% पानी है, और 97% जल जो है वो महासागरों के पानी के रूप में है, जिसमें 13% नमक पाया जाता है। 3% जल का बहुत बड़ा भाग ग्लेशियरों के 3% जो जल है 3%, उसमें से बहुत बड़ा भाग जो है वो ग्लेशियरों के रूप में है। भूमिगत जल जो है बहुत कम मात्रा में है। महासागरों का जल स्थिर न होकर सदैव गतिशील रहता है, कभी धीमी गति, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी तेज, कभी धीमी गति से आगे बढ़ता रहता है। महासागरीय गति को तरंग कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय तरंग सुनामी के रूप में जाना जाता है इन्हें। तरंग कैसे बनती है? हवा की, पवन की दिशा के आधार पर तरंग बनती है। इसके बाद महासागरीय जल की गतियों के नाम लहरें, ज्वार भाटा,
धाराएं सुनामी, अटलांटिक महासागर की 5 प्रमुख धाराओं के नाम, तो लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम, कतारी धारा, ब्राजील की धारा और उत्तरी विषुवत रेखा की ओर बहने वाली धारा। इसके बाद तरंग क्या होती है, समुद्र की लहरों को हम तरंग कहते हैं। और ज्वार भाटा क्या होता है, समुद्र से ऊपर उठने को हम ज्वार कहते हैं, और नीचे जब पानी गिरता है नीचे की साइड जब आता है तो उसे हम भाटा कहते हैं। तरंगों का उठना पवनों पर निर्भर करता है, और ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति पर निर्भर करता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये मेरे द्वारा पढ़ाया गया लेसन। अगर आपको समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों को भी सेंड करना, क्योंकि आपके पढ़ने वाले जो साथी हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे तो वो भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे इस टीचिंग माध्यम जो है इससे लाभान्वित हो पाएँ। और अगर कहीं कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछना। अगर कोई किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कहीं कोई टॉपिक पे आपको डाउट लगता है तो कमेंट करिएगा, हम दोबारा उसका वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।